और सबसे मज़ेदार बात ये है कि नीतीश कुमार भले बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अभी भी अल्पसंख्यक समाज में उनका कुछ वोट है। वहाँ पर भी विकास के नाम पर, काम के नाम पर 10%, 5% मुसलमान जेडीयू को वोट कर रहे हैं, बेलागंज में भी, लेकिन ज़्यादा मुसलमान जनसुराज के पक्ष में है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार विधानसभा उपचुनाव में 4 सीट रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज, इन 4 सीटों के लिए आज जनता ने अपना आदेश सुना दिया है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो गई थी और अब जल्द ही वो फैसला हम आपके पास लेकर आए हैं जो जनता ने सुनाया है। चारों सीटों पर किसकी जीत हो रही है, किसकी हार हो रही है, किस वजह से हो रही है, ये सब कुछ हम चर्चा करेंगे आपके साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी के साथ। सर, एक एक करके हम हमारा एग्जिट पोल जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं तरारी की सीट से। हाँ, देखिए, एग्जिट पोल केवल ये मेरे 2 विजिट पर है, आधारित है। मतलब 2 बार मैं तरारी भी गया, 2 बार रामगढ़ भी गया और 2 बार बेलागंज और इमामगंज भी गया। तो सब जगहों पर मैंने दौरा किया, वहाँ के उम्मीदवारों को टटोला, उनको परखा, जो जनता है उसके मूड को टटोला। और आज जब वोटिंग हो रही थी तब भी मैं मौजूद था बेलागंज में। तो शुरुआत हम बेलागंज से करते हैं, क्योंकि बेलागंज में ही मैं था। आज ही 4 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, तो एक ही दिन में मैं 4 जगह रह नहीं सकता था। तो बेलागंज का एक्चुअल स्थिति जान लीजिए कि बेलागंज में बड़ा खेल हो गया है। बेलागंज आरजेडी का गढ़ माना जाता है। आरजेडी का MY समीकरण आपको पता ही है कि उसी की बदौलत लालू यादव बिहार में राज करते रहे हैं और वही समीकरण वहाँ ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बेलागंज में सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक हैं और दूसरे नंबर पर यादव हैं। वहाँ पर आरजेडी को हराना माना जा रहा था कि नामुमकिन है, लेकिन जनसुराज के आने से 35 साल बाद मुझे याद है कि जनसुराज के आने के बाद ये परिवर्तन हुआ है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति बनी है सभी सीटों पर और बड़ा खेल हुआ है। नहीं तो 2 स्थापित जो गठबंधन थे, इंडिया गठबंधन और इंडी गठबंधन, और एनडीए गठबंधन, दोनों के बीच ही लड़ाई रहती थी, सीधी लड़ाई, या तो इंडिया गठबंधन जीतेगा या एनडीए जीतेगा। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की वजह से लड़ाई बदल गई थी, काफ़ी दिलचस्प हो गई थी। बेलागंज में प्रशांत किशोर ने एक अल्पसंख्यक को उम्मीदवार बनाया है, अमजद को, और मुझे नहीं उम्मीद था कि जहां प्रशांत किशोर जीतने की स्थिति में नहीं है, ऐसा नहीं लगा वो जीत जाएंगे। तो मुझे लग रहा था कि जीतने की पोजीशन में जब उम्मीदवार नहीं रहेगा तो उसके चाहने वाले भी साथ छोड़ देंगे कि भाई हारने वाला क्यों देना है, जो जीत रहा है उसी में से कुछ चुन लेते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ उम्मीदवार जनसुराज का हारे या जीते, अल्पसंख्यक गोलबंद दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 70% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा कम से कम जनसुराज के पक्ष में मुसलमानों का वोट गया है। तो जनसुराज जीते या न जीते, वो आरजेडी को हराने के लिए काफ़ी है, क्योंकि वहाँ 70,000 अल्पसंख्यक हैं और उनका सबसे ज़्यादा वोट गिरा है। हर मतदान के केंद्र पर मैं गया तो सबसे ज़्यादा वोट उन्हीं का गिरा है, वहीं लाइन में लगे हुए हैं, उनकी महिलाएं, उनके पुरुष, तो सबसे ज़्यादा वोट गिराने की क्षमता है उनमें। और उन्होंने दिल खोल करके प्रशांत किशोर के लिए रख दिया है। तो प्रशांत किशोर की वजह से वहाँ आरजेडी का जो किला है ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रशांत किशोर नहीं होते तो सुरेंद्र यादव को वहाँ हराना मुश्किल था। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि नीतीश कुमार भले बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अभी भी अल्पसंख्यक समाज में उनका कुछ वोट है। वहाँ पर भी विकास के नाम पर, काम के नाम पर 10%, 5% मुसलमान जेडीयू को वोट कर रहे हैं, बेलागंज में भी, लेकिन ज़्यादा मुसलमान जनसुराज के पक्ष में है। लालू यादव गए आखिरी क्षण में तो स्थिति सुधरी, MY समीकरण में जो चंदमारी थी सुधरी है। यादव जो बहुत ज़्यादा जा रहे थे जेडीयू की तरफ, क्योंकि उम्मीदवार उनका जेडीयू का भी यादव ही है, उसमें रोक लगी, उसमें ब्रेक लगा। और अब लगता है कि 20% से ज़्यादा यादव जेडीयू को वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन इतना भी काफ़ी है जेडीयू को जिताने के लिए, क्योंकि भूमिहार वहाँ
नहीं चाहते हुए, नीतीश कुमार को नहीं चाहते हुए भी भूमिहार वहाँ गोलबंद थे आरजेडी का किला ध्वस्त करने के लिए। उनका मकसद केवल एक ही था कि भाई कि ये आरजेडी से पीछा छूटे, कोई जीत जाए। तो जन सुराज ने और वहाँ के भूमिहारों ने अहम भूमिका निभाई है और उसके वाहक बने हैं अल्पसंख्यक। उनकी वजह से आरजेडी का किला बेलागंज में ध्वस्त हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक दो नमूना देख लीजिए, अंदाज़ा लग जाएगा क्या कर रहे हैं मुसलमान। चलिए, मुसलमानों को तो हमने देखा, बेलागंज में बुरके में भी महिलाएं पहुंची हुई है, लाइनों में लगी हुई हैं। बात करें अब इमामगंज की सीट की, तो क्या मांझी की बहू प्रतिष्ठा बचा पाई है? देखिए, इस चुनाव में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। एक तो जो चुनाव यहाँ से पहले जीतते रहे हैं वो लगातार जीतते रहे हैं और वो सांसद बन गए हैं, तो ऐसे ही दिग्गज हैं, बड़े नेता हो गए हैं। और इन सीटों पर अक्सर उन्हीं दलों का कब्जा रहा है जिनके विधायक अब तक जीतते रहे हैं। अब इमामगंज की बात कर रहे हैं हम, तो इमामगंज में जीतन राम मांझी लगातार 2 बार से चुनाव जीतते रहे हैं। केंद्र में मंत्री है, उनका बेटा भी बिहार सरकार में मंत्री है, समधिन विधायिका है और बहू चुनाव मैदान में है। तो सवाल उठ रहा था, लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई ये तो परिवारवाद की हद है, आप भी मंत्री रहेंगे, आपका बेटा भी रहेगा, आपकी बहू भी अब चुनाव लड़ेगी, आपकी समधन भी विधायिका है, ये क्या हो रहा है? क्या दूसरा कोई बाजी नहीं है? ये सवाल परेशान कर रहा था जीतन राम मांझी की बहू को। चुनाव प्रचार के दौरान मैंने दिखाया भी था। लेकिन इसी वोट बैंक में, यानी वह दलितों का सबसे बड़ा वोट बैंक कहाँ है? इमामगंज में है, दलित महादलित का। तो इमामगंज में आरजेडी ने प्रयोग किया था, जन सुराज ने भी प्रयोग किया था। आरजेडी ने रोशन मांझी को उम्मीदवार बनाया था जो मांझी समुदाय का है, लेकिन जितना उम्मीद थी आरजेडी को उससे कि वह मांझी का वोट काटेगा, नहीं काट पाए। क्योंकि कई मांझियों से मैंने बात की तो 5-10 मांझी बैठे थे, एक जगह बात किया तो 10 में से एक ने जीतन राम मांझी के खिलाफ जाकर बयान दिया, कहा कि भाई इन्हें परिवारवाद नहीं चलेगा, बहुत हो गया, दूसरा मांझी नहीं था तो हम दूसरे को देंगे, रोशन को देंगे। लेकिन बाकी 9 मांझी तो मांझी को ही नेता मानते हैं और अपनी जात के नेता को ही आगे बढ़ाने के लिए वोट कर रहे हैं। तो मांझी वोट बैंक में ज़्यादा संधमारी नहीं दिख रही है, ये राहत वाली बात है। हाँ, पासवान जो जन सुराज का उम्मीदवार है वो जितेंद्र पासवान, वो जानती हैं पासवान भी तो चूँकि चिराग एनडीए के साथ हैं तो पासवान एनडीए के लिए वोट करता रहा है, लेकिन वहाँ चिराग गए नहीं। जीतन राम मांझी चिराग के संबंध भी अच्छे नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा खतरा अगर मांझी को है तो पासवान वोटर से है। अगर उन्होंने परंपरा के हिसाब से चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं तो जाना चाहिए एनडीए के साथ। अगर परंपरा के हिसाब का पालन नहीं किया, परंपरा के अनुसार वो नहीं गए और अपनी जाति के उम्मीदवार के लिए वोट कर दिया जन सुराज के लिए, तो मांझी की मुश्किल बढ़ जाएगी। बात करें सर रामगढ़ सीट की, बेहद हॉट सीट बना हुआ था, वहाँ आप जनता के बीच गए भी थे। उस वक्त जनता का जो मूड था, क्या हो सकता है वोट देने से पहले बदला हो? देखिए, रामगढ़ में 2 बार मैं गया। पहली बार तो मैंने कहा कि आरजेडी भाई टक्कर देगी सबको, मनुष्य से सबकी लड़ाई है, लेकिन उस समय मैं घूम नहीं पाया था, कुछ नेताओं से बात की थी और चलाया था, समय नहीं था। दूसरी बार मैं गया तो गांव-गांव गया, यादव जहाँ रहते हैं वहाँ गया, जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ गया, जहाँ कुशवाहा रहते हैं वहाँ गया, लोगों के मन को टटोला। तो वहाँ लड़ाई बिल्कुल अलग हो गई है। वो जगदा बाबू का गढ़ है, जगदा बाबू हमेशा चुनाव वहाँ जीतते रहे, कभी हारे नहीं। उनके बाद उनके ही दल के चंद्रिका यादव चुनाव जीते, जिनके भतीजे अभी बीएसपी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं और आरजेडी को चुनौती दे रहे हैं। इस बार मुझे लगता है कि लड़ाई हो गई है त्रिकोणात्मक, चतुष्कोणीय भी कह सकती है, क्योंकि जनसुराज भी है वहाँ मैदान में, तो बीएसपी है, बीजेपी है, आरजेडी है। सबसे पहले नंबर पर मुझे बीएसपी दिखाई दे रहा है और इसकी वजह ये है कि यादव वोट बैंक में ज़बरदस्त संधमारी है। चंद्रिका राय तो आरजेडी के ही नेता रहे हैं, आरजेडी की टिकट पर ही चुनाव लड़ते रहे हैं। एक ज़माना था जब जगदानंद बाबू ने छोड़ा चुनाव लड़ना वहाँ से सांसद बनने के बाद, तो आरजेडी ने चाहा सुधाकर सिंह को चुनाव लड़ाना, जगदा बाबू ने विरोध कर दिया कि तो परिवारवाद हो जाएगा, टिकट नहीं देने दिया, ठीक है। और चंद्रिका राय को चुनाव लड़ाया गया, अंबिका यादव को लड़ाया गया और सुधाकर ने बगावत कर दी, निर्दलीय लड़ गए, बीजेपी ने उनको पकड़ लिया, अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए क्योंकि जगदा बाबू ने प्रचार किया यादव जी के लिए।
तो आरजेडी की परंपरागत सीट रही है। सुधाकर अभी भी विधायक थे, हालांकि बहुत कम मार्जिन से जीते थे। उस समय भी बीएसपी से ही वो जीते थे 189 वोटों से। तीसरे नंबर पर बीजेपी थी। इस बार लगता है बीएसपी पहले नंबर पर है, बीजेपी दूसरे नंबर पर है और आरजेडी तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो आरजेडी तीसरे नंबर पर दिखाई दे रामगढ़ में, कोई सोच भी नहीं सकता है। आखिरी क्षण में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यादव वोट बैंक में तो सीधी बड़ा नुकसान दिख रहा है, क्योंकि यादव उम्मीदवार है बीएसपी का और वो आरजेडी में रह चुका है। तो यादवों को लगता है कि भाई हमारे वोट से ही लगातार कोई राजपूत ही क्यों जीतेगा। यादव आ गया है मैदान में, तो देख लेते हैं एक बार इसको। तो वहाँ लड़ाई दिलचस्प हो गई है और मुझे लगता है कि आरजेडी का एक किला भी बच नहीं पाएगा। बात करें सर अब आखिर में तरारी की सीट की, तो वहाँ भी काफ़ी चुनाव प्रचार पूरा दमखम तमाम दलों ने लगाया। प्रशांत किशोर भी बहुत मेहनत करते नजर आए थे। कितना रंग लाता नजर आ रहा है तरारी की सीट? देखिए, तरारी में तो सब लोग मानकर चल रहे थे कि बीजेपी जीतेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में सुनील पांडे निर्दलीय लड़े थे। वो जेडीयू से कई बार चुनाव जीत चुके हैं लड़ करके, लेकिन उनको पिछले चुनाव में निर्दलीय लड़ना पड़ा क्योंकि बीजेपी ने वो सीट ले ली और बीजेपी ने आरएसएस के एक कार्यकर्ता को वहाँ से चुनाव लड़ा दिया। बीजेपी को 14,000 से कम वोट मिले और सुनील पांडे को 63,000 के आसपास वोट मिले निर्दलीय लड़ने के बावजूद। तो इसी को आधार मानकर लोग चल रहे थे कि सुनील पांडे चूँकि बीजेपी के उम्मीदवार हो गए हैं, उनका बेटा है, तो बीजेपी का वोट भी उनको मिल जाएगा और जीत जाएंगे। लेकिन राजनीति में 2-2-4 नहीं होता है। बीजेपी के उम्मीदवार उनका बेटा तो बन गया और माना भी जाने लगा कि अब उनकी जीत पक्की है और सुनील पांडे ही माले का किला ढहा सकते हैं। ये भी सच है। पहली बार भी माले का किला उन्होंने ही ढहा था, उन्हीं को आगे किया गया था एनडीए की तरफ से कि यही माले का किला ध्वस्त कर सकते हैं, और किया भी, चुनाव जीते भी कई बार। लेकिन अब परिस्थिति थोड़ी बदल गई है। माले के विधायक वहाँ से 2 बार जीतते रहे हैं। पहले चुनाव में भी जीते, 2020 के चुनाव में भी जीते थे सुदामा, और अब सांसद बन गए हैं। तो वहाँ बीजेपी की हार में मुश्किल ये है कि संघ ने बीजेपी के लिए काम नहीं किया। सुनील पांडे के बेटे के लिए संघ ने काम नहीं किया, क्योंकि सुनील पांडे का इमेज बाहुबली का है और संघ को पसंद नहीं आया। तो संघ के फैसले के विरोध में जाकर किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने के लिए शायद बीजेपी ने सुनील पांडे को मौका दिया होगा, लेकिन संघ ने काम नहीं किया है। और संगठन के स्तर पर भी जिस तरह से बीजेपी काम करती है अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए, उस तरह से वहाँ काम नहीं दिखा। तो सुनील पांडे वहाँ अभी भी मानकर चलिए कि अपने ही बलबूते पर चुनाव लड़ रहे हैं और संघ नाराज है तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। संघ के कार्यकर्ता के खिलाफ ही पिछला चुनाव लड़े थे ये, तो जाहिर है कि वो दिल खोलकर इनका साथ देगा नहीं। तो मुश्किल यही दिख रही है। अपर हैंड दिख रहा है CPI-ML का, और वहाँ से खबर आ रही है कि बहुत वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। वोटिंग का परसेंटेज तरारी में सबसे कम है। वहाँ से हिंसा की खबरें भी आ रही हैं। जन सुराज के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बंधक बनाया जा रहा है, उनको वोट देने से मना किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। मारपीट की तस्वीरें सामने आ गई हैं, कई लोगों के सर भी फटे हैं। तो तरारी में देखिए कितनी हिंसा दिख रही है। तरारी तो बहुत कुख्यात रहा है ना भाई नरसंहार के लिए। एक तरफ मालिक का सेना, दूसरी तरफ रणवीर सेना। तो रणवीर सेना के प्रतीक माने जाते हैं सुनील पांडे, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा कहा जाता है। मैं नहीं कहता हूँ ऐसा, वहाँ के लोगों का परसेप्शन यही है कि माले को टक्कर वही दे रहे हैं, रणवीर सेना के पीछे उन्हीं का हाथ है। तो माले से लड़ने के लिए भूमिहार गोलबंद है उनके पक्ष में, कोई शक नहीं। लेकिन बनिया समाज जो बीजेपी के साथ हमेशा रहा है, बनिया समाज हमेशा बीजेपी के लिए वोट करता रहा है, उसने दिल खोलकर साथ नहीं दिया है सुनील पांडे का इस चुनाव में। अब कारण चाहे जो भी रहा हो, सुनील पांडे तो कोई लुच्चा लफंगा है नहीं, बाहुबली हैं। कौच के लिए वो चाहे जही कहिए कि माले से लड़ते रहे हैं, लेकिन किसी बनिया व्यापारी को कभी परेशान नहीं किया। लेकिन फिर भी बनिया समाज क्यों नहीं गया उनके साथ दिल खोलकर, क्यों खड़ा नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बनिया समाज ने अगर दिल खोलकर उनका साथ नहीं दिया है, आरएसएस ने उनके लिए काम नहीं किया है, बीजेपी के संगठन ने एड़ी चुटी का जोर नहीं लगाया है, तो ये चुनाव जीतेंगे सुनील पांडे तो ये उनकी जीत होगी, न कि बीजेपी की। तो यहाँ
माले का अपर हैंड मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब 4 सीटों का पर हमने डिस्कस किया और 4 सीटों का लबोलुबाब यही है कि आपको पता है कि जिन 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें से 3 सीटें इंडिया गठबंधन की थी, तरारी माले, बेलागंज आरजेडी और रामगढ़ आरजेडी। केवल एनडीए की एक सीट थी इमामगंज। तो इमामगंज भी लगता है कि माझी बचा लेंगे सीट, अगर पासवानों ने धोखा नहीं दिया तो वो सीट बचा लेंगे। जन सुराज ने बहुत बड़ी संधिमारी नहीं की तो सीट बचा लेंगे। जन सुराज सबके लिए मुसीबत बना है, सबके लिए चुनौती बना है, तो माझी सीट किसी तरह से बचा लेंगे, किसी तरह से। रामगढ़ की सीट बचाना मुश्किल है आरजेडी के लिए। तो मुझे लगता है कि आरजेडी की कोई सीट ही नहीं बच रही है इस चुनाव में, केवल माले ही बचा सकता है। और बीजेपी को भी बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है। फ़ायदा किसको हो रहा है सबसे ज़्यादा? नीतीश कुमार को, क्योंकि मनोरमा देवी बेलागंज में चुनाव जीत सकती है। और फ़ायदा किसको हो रहा है? बीएसपी को। तो मुझे लगता है कि एनडीए के खाते में मुश्किल से 2 सीटें जा रही है, एक बेलागंज की, इमामगंज की। आरजेडी के खाते में मुझे कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल। अब नतीजा क्या होगा पता नहीं, लेकिन बीएसपी के खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें से बीएसपी को एक सीट मिल जाए, ये बड़ी बात है। यही है हमारा एग्जिट पोल। चलिए, 4 सीटों के लिए वोटिंग का जो सिलसिला है वो सुबह से जारी था। अब सिटी पोस्ट लाइव का एग्जिट पोल आपके सामने है। सबसे तेज, सबसे सटीक जनता क्या फैसला सुना रही है, ये जानने के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।